Hello students, today's first topic is domestic electric circuits, सीरीज और पैरेलल। इसका मतलब है कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं या फिर पैरेलल में कनेक्टेड हैं। आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, फैन है, ट्यूबलाइट है, ये सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। तो इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं ये आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं या फिर पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर है कि आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सब आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इसका क्या एडवांटेज होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। नाउ हियर यू कैन सी यू हैव टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. In the first diagram, you can see some bulbs are connected in series because they are connected end to end. ये सब के सब जो बल्ब्स आप देख रहे हैं ये आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं. This is a switch. When this switch is on, an electric current will flow through this circuit and all these bulbs will glow. जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू एक करंट फ्लो करेगा और ये बल्ब्स जो हैं वो ग्लो करना शुरू कर देंगे. Here you can see 220 वोल्ट AC पावर सप्लाई. तो आपके घर के बाहर जो इलेक्ट्रिक पोल है उस इलेक्ट्रिक पोल से वायर के थ्रू जो पावर सप्लाई आपके घर में आ रही है वो AC पावर सप्लाई है. सेल या फिर बैटरी जो पावर सप्लाई आपको प्रोवाइड करते हैं वो DC पावर सप्लाई होती है. AC पावर सप्लाई और DC पावर सप्लाई के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट चैप्टर. फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो पावर सप्लाई पोल से आपके घर में आती है वायर्स के थ्रू वो AC पावर सप्लाई होती है. तो ये सब के सब बल्ब्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं. इसका अगर एग्जांपल की हम बात करें तो दिवाली पर जो लाइट की लड़ी आप लोग लगाते हैं उस लड़ी में जितने भी बल्ब लगे हुए होते हैं वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं. नाउ दिस इज सेकंड डायग्राम. इन दिस डायग्राम दीज बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों डायग्राम को तो आप डिफरेंस समझ जाएंगे. यहां पर जो बल्ब्स हैं वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं. और इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं. Now what are the disadvantages of series circuits for domestic wiring? जब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को इस तरीके से सीरीज में जोड़ते हैं तो उसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं. फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट. In series circuit, if one electrical appliance stops working due to some defect, then all the other appliances also stops working. देखिए बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं. मान लीजिए कि इन बल्ब्स में से एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा, बाकी सब बल्ब भी काम करना बंद कर देंगे. दे विल स्टॉप वर्किंग. वो क्यों होता है देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू करंट सिर्फ तभी फ्लो करता है जब वो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो. अगर इनमें से कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाता है. सर्किट जब ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू करंट फ्लो नहीं कर सकता. मान लीजिए कि ये बल्ब फ्यूज हो जाता है. फ्यूज होने का मतलब क्या है कि इसका फिलामेंट ब्रेक हो गया, यहां से कनेक्शन ब्रेक हो गया. तो अब क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो गया, मतलब अब करंट फ्लो करेगा ही नहीं इसके थ्रू. इस सर्किट के थ्रू अगर करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो ये सब के सब जो बल्ब हैं इस इलेक्ट्रिक सर्किट में ये भी ग्लो नहीं करेंगे. तो इनमें से कोई एक बल्ब भी खराब हो जाता है, चाहे शुरू में हो, चाहे बीच में हो, चाहे एंड में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई एक बल्ब अगर खराब हो जाता है तो सब के सब बल्ब काम करना बंद कर देंगे. तो दिवाली पर भी ऐसा होता है, अगर आपकी लड़ी काम करना बंद कर देती है तो इलेक्ट्रिशियन आकर के चेक करता है कि इनमें से कौन सा बल्ब जो है खराब है, फिर उसको रिप्लेस कर देते हैं या फिर जो कनेक्शन है उसको डायरेक्ट कर देते हैं. दोनों ही केसेस में सर्किट कंप्लीट हो जाता है और बल्ब जो है वो दोबारा से काम करना शुरू कर देते हैं. नाउ सेकेंड डिसएडवांटेज. In series circuit, all the electrical appliances have only one switch due to which they cannot be turned on or off separately. देखिए इस पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए सिर्फ एक ही स्विच अवेलेबल है. अगर आप इस स्विच को ऑन करते हैं तो सब के सब बल्ब
साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ ग्लो करेंगे। और अगर आप इस स्विच को ऑफ करते हैं तो सब के सब जो बल्ब्स हैं वो ऑफ हो जाएंगे। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर बल्ब को ऑन करना चाहते हैं तो वो आप इस इलेक्ट्रिक सर्किट में नहीं कर सकते हैं। तो या तो सब के सब एक साथ जलेंगे या सब के सब बंद रहेंगे। किसी एक पर्टिकुलर बल्ब को हम स्विच ऑन या स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड डिसएडवांटेज। थर्ड डिसएडवांटेज, इन द सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज। देखिए इनपुट वोल्टेज जो है इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए वो है 220 वोल्ट। क्योंकि ये सभी के सभी बल्ब्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो ये जो इनपुट वोल्टेज है ये सब बल्ब्स के बीच में शेयर होगी। ऑल दीज बल्ब्स विल शेयर द इनपुट वोल्टेज। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी कि हर बल्ब को जितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए प्रॉपरली वर्क करने के लिए वो नहीं मिलेगी। सो दीज बल्ब्स विल नॉट वर्क प्रॉपरली। और जैसे जैसे आप लोग बल्ब्स का नंबर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हर बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रही है वो कम होती जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने बल्ब्स लिए हुए हैं, आप इनकी जगह कोई अप्लायंसेस भी मान सकते हैं। सेम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन दैट सिचुएशन ऑल्सो। नाउ द फोर्थ डिसएडवांटेज, in the series connection the overall resistance of the circuit increases too much due to which the current from the power supply is low। पिछले लेक्चर में हमने सीरीज कनेक्शन के बारे में पढ़ा था। जब हम बहुत सारी रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ते हैं तो सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाय R। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, करंट डिक्रीज होगा। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट्स इन द डोमेस्टिक वायरिंग। आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो सब पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो उसकी क्या एडवांटेजेस हैं अब हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इन द पैरेलल सर्किट्स इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट then all the other appliances keep working normally। देखिए ये सभी बल्ब जो हैं ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इनमें से मान लीजिए कोई एक बल्ब खराब हो जाता है तो उस खराब बल्ब का असर बाकी सभी बल्ब्स पर नहीं पड़ेगा, वो प्रॉपरली वर्क करते रहेंगे। लेकिन सीरीज में ऐसा होता था क्या? नहीं। सीरीज में क्या होता था, अगर एक बल्ब खराब हो जाता था तो बाकी सभी बल्ब काम करना बंद कर देते थे। यहां ऐसा नहीं होगा। यहां अगर एक बल्ब खराब है तो सिर्फ वही बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बाकी सभी बल्ब्स प्रॉपरली वर्क करेंगे और ग्लो करेंगे। मैं फिर से बता दूं, यहां पर मैंने बल्ब का एग्जांपल लिया है। इन बल्ब की वजह अप्लायंस भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके घर में एक बल्ब है और वो बल्ब फ्यूज हो गया, तो उस खराब बल्ब का असर बाकी सभी अप्लायंसेस पर नहीं पड़ता है। बाकी अप्लायंसेस तो नॉर्मल ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट advantage, in parallel circuits each electrical appliance has its own switch due to which it can be turned on or turned off independently without affecting other appliances। अब हर अप्लायंस का आप यहां पर देखिए सेपरेट स्विच है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी एक पर्टिकुलर अप्लायंस को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं और उसका असर बाकी सभी अप्लायंस पर नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए हमको ये बल्ब ऑन करना है तो हम क्या करेंगे, इस स्विच को ऑन कर देंगे तो ये बल्ब काम करना शुरू कर देगा, लेकिन बाकी सभी बल्ब ऑफ ही रहेंगे। तो इसकी वर्किंग का, इस स्विच का असर बाकी सभी अप्लायंस पर नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, एक ही स्विच था। ये स्विच ऑन होता था तो सभी बल्ब ग्लो करते थे और ये ऑफ होता तो सब के सब ऑफ हो जाते थे। यहाँ ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट एडवांटेज, इन पैरेलल सर्किट्स each electrical appliance gets the same voltage as that of the power supply line। Since all these bulbs are connected in parallel, so voltage across each bulb is same। पिछले लेक्चर में जब हमने डिस्कशन किया था रेजिस्टेंस इन पैरेलल का, तो आप देखिए कि वहां पर क्या था, जब भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड होती थी तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था वो सेम होता था। और वो कितना होता था,
बैटरी की वोल्टेज के बराबर होता था, दैट इज V वोल्ट। यहाँ पर हमारी इनपुट सप्लाई क्या है, 220 वोल्ट। ये सब के सब बल्ब इस सप्लाई के पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो हर बल्ब को सेम वोल्टेज मिलेगी। और कितनी वोल्टेज मिलेगी, 220 वोल्ट मिलेगी। Next advantage, in parallel circuits, the overall resistance of the household circuit is reduced, due to which the current from the power supply is high. अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़ी हुई होती हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीजेस। तो अगर R डिक्रीज होगा तो करंट विल इंक्रीज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर। When an electric current flows through a conductor, electric energy is used up, and we say that current is doing work. यानी जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होती है, यूज होती है, और हम ये कहते हैं कि जो करंट है वो काम कर रहा है, इट इज डूइंग वर्क। इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। इन द प्रीवियस क्लास आपने पढ़ा था कि पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज P इज इक्वल टू W/T। आप पहले पढ़कर आए हैं। यहां पर है इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो यहां पर W क्या है, इलेक्ट्रिक वर्क, T इज द टाइम। सो पावर, इलेक्ट्रिक पावर का ये फॉर्मूला हो गया, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। इस फॉर्मूले को याद रखें। नाउ SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वॉट। SI यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिकल पावर की, वॉट होती है। इसको W, कैपिटल W से हम डिनोट करते हैं। नाउ 1 वॉट, पावर की यूनिट क्या है, वॉट। सो 1 वॉट इज इक्वल टू कितना होगा, 1 जूल। देखिए वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की सेकेंड। सो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। So if 1 joule of work is done in 1 second, then electrical power is said to be 1 watt. Watt is a very small unit. Now bigger unit of electrical power is kilowatt. Kilowatt एक बड़ी unit है, and 1 kilo का मतलब 1000 and watt. So 1 kilowatt is equal to 1000 watts. और इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 1 kW is equal to 1000 W, यानी 1 kilowatt is equal to 1000 watt. Now students, when work is done, an equal amount of energy is consumed. जब भी वर्क होगा तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगी। तो हम इस डेफिनेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। So when an electrical appliance consumes 1 joule of electrical energy in 1 second, its power is said to be 1 watt. जैसा मैंने कहा कि जब भी वर्क डन होगा इसका मतलब ये है कि एनर्जी भी उतनी ही कंज्यूम हुई होगी। तो हम वर्क डन की जगह एनर्जी की फॉर्म में इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क डन कितना है, उतना ही है जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। और आगे से हम इस टर्म में बात भी नहीं करेंगे, हम एनर्जी कंज्यूम्ड की टर्म्स में ही पावर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल पावर का हमारे लिए फॉर्मूला क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, यानी P इज इक्वल टू E/T। W/T पुराना मेथड था, अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की टर्म्स में पावर को डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर हमने 1 वॉट देखा था, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। एनर्जी की यूनिट भी जूल ही है, वर्क की SI यूनिट भी जूल है, और एनर्जी की यूनिट भी जूल ही होती है। तो आपसे कहे कि डिफाइन 1 वॉट, तो आप क्या कहेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम्स 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 1 सेकेंड, इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। जब भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है 1 सेकेंड में, तो हम ये कहते हैं कि उसके लिए इलेक्ट्रिकल पावर 1 वॉट है। जैसे आपके घर में 100 वॉट का बल्ब है, तो वहां पर उसका क्या मतलब है कि वो जो बल्ब है वो 100 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है 1 सेकेंड में। अगर कोई 50 वॉट का बल्ब है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 50 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है 1 सेकेंड में। तो अब देखिए इलेक्ट्रिकल पावर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम।
Now formula for calculating electrical power. Now we know power is equal to work done per unit time. Now work done by current, काम कौन कर रहा है? जब भी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो करंट काम करेगा, तभी तो वो जो अप्लायंस है it will run properly. So work done by current when it flows for time t under potential difference V is given by W is equal to V by T. So इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए. So W is equal to VIT. अब इस फॉर्मूले में W की बजाय VIT रख दीजिए. So VIT अपॉन T, T से T कैंसिल आउट कर जाएगा, P is equal to VI. So this is the first formula. तो ये फॉर्मूला क्या बताता है हमको? ये फॉर्मूला हमको इलेक्ट्रिक पावर बताता है जब हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ हो और करंट दिया हुआ हो. आपको न्यूमेरिकल में पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, आपको न्यूमेरिकल में करंट दिया गया है, तो आप इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब इलेक्ट्रिक पावर के दो और फॉर्मूलाज हैं. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट. नाउ पावर इन टर्म्स ऑफ I एंड R, मतलब कि इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस. नाउ वी नो P इज इक्वल टू VI. इस फॉर्मूले से हमको पता ही है कि P इज इक्वल टू VI होता है, और ओम्स लॉ से हमको पता है V इज इक्वल टू IR. अब इक्वेशन नंबर 2 में V की जगह आप ये रख दीजिए IR. सो P का फॉर्मूला क्या बना? I स्क्वायर R. तो आप देख सकते हैं दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ I एंड R. तो अगर आपको न्यूमेरिकल में करंट दिया हुआ हो, रेजिस्टेंस दिया हुआ हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड R, ये थर्ड फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पावर का. यू नो P इज इक्वल टू VI. ये फॉर्मूला तो शुरू से ही यूज करते आ रहे हैं, तो यहां पर I इज इक्वल टू V बाय R. ओम्स लॉ ने क्या बताया था? V इज इक्वल टू IR. सो I कितना बन जाएगा? V बाय R. तो आप I में इस इक्वेशन में V बाय R पुट कर दीजिए. सो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड R. तो इलेक्ट्रिक पावर के तीन फॉर्मूला आपको मिल गए. P इज इक्वल टू VI, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. सेकेंड फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, एंड थर्ड फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. सो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज जो आपको दी हुई हैं, आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए, उससे आपको इलेक्ट्रिक पावर मिल जाएगी. नाउ न्यूमेरिकल. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट. देखिए एक टर्म होती है पावर वोल्टेज रेटिंग. आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपके घर में लाते हैं तो उसके ऊपर पावर और वोल्टेज रेटिंग मेंशन रहती है. आप बल्ब पर भी देखेंगे ये मेंशन रहती है, ऐसा लिखा होगा 220 वोल्ट एंड 100 वॉट. जैसे ये भी पावर और वोल्टेज रेटिंग है, PV रेटिंग. तो इस रेटिंग का मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बल्ब को काम करने के लिए, प्रॉपरली वर्क करने के लिए जो इनपुट वोल्टेज चाहिए वो है 220 वोल्ट, और इसकी पावर रेटिंग है 100 वॉट. मतलब एक सेकंड में ये 100 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करने वाला है. तो इसको बोलते हैं पावर वोल्टेज रेटिंग. सो एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट when it is operated on 110 volt. the power consumed will be, यहां पर आपको चार ऑप्शंस दी गई हैं. सो इन द फर्स्ट केस P आपको दिया हुआ है 100 वॉट और V आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट. यहां से हम R कैलकुलेट कर लेते हैं. अब ये क्वेश्चन उठता है कि R ही क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, I भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं. P इज इक्वल टू VI, I इज इक्वल टू P बाई V. तो देखिए जो करंट है वो तो अप्लायंस की पावर रेटिंग के अकॉर्डिंग चेंज होगा. करंट कांस्टेंट नहीं रहता. जो चीज कांस्टेंट रहती है वो है रेजिस्टेंस. इस बल्ब की रेजिस्टेंस चेंज होने वाली नहीं है, वो तो जितनी है उतनी ही है. हाँ, लेकिन अगर हम इनपुट वोल्टेज को चेंज कर दें तो इस बल्ब के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो जरूर चेंज हो जाएगा. तो इसलिए हम वो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं जो कांस्टेंट रहेगी. सो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. सो R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P. तो जो रेजिस्टेंस है वो आई 484 ओम. अब बल्ब जो था, सेम बल्ब, ये 100 वॉट वाला बल्ब, इसके अक्रॉस जो हमने वोल्टेज अप्लाई की वो हुई 110 वोल्ट. तो हमसे पूछा है
कि पावर कितनी कंज्यूम होगी। सो P वी हैव टू कैलकुलेट, वोल्टेज इज गिवन टू अस, दोबारा जो दूसरे केस में कितनी इनपुट वोल्टेज 110, R इज 484 ओम, सो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो आप इस जब वैल्यू रखेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 25 वोल्ट। Now these are some assignment questions students, so solve these questions.